नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टेनो की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए आज का ये मेरा वीडियो है कि मेरे पास बहुत से बच्चों के मैसेजेस आए थे कि मैम हम इतने टाइम से स्टेनो कर रहे हैं लेकिन हमारा कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कृपया करके आपने किस तरह से सिलेक्शन लिया, इतने साल तक आपने कैसे पेशेंस रखा, आप अपनी कंप्लीट जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं एक बार पहले भी अपना कंप्लीट जर्नी का वीडियो शेयर कर चुकी हूँ और आज एक बार और आपके साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं जानती हूँ आज का वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन जो बच्चे सच में डिमोटिवेट हो रहे हैं और उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को वो पूरा देखना, क्योंकि मेरी जर्नी भी बिल्कुल आप लोगों की जर्नी के बराबर ही रही थी। जिस तरह से आपका ये टफ टाइम है और आपके लिए गवर्नमेंट जॉब इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो उस वक़्त मेरे मन में भी बहुत विचार आते थे, तो उस वक़्त मैंने कैसे खुद को इतना पेशेंस रख के तैयारी में अपने आप को लगाया कि आज मेरा भी सिलेक्शन हुआ गवर्नमेंट जॉब में। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मेरे वीडियो से कहीं न कहीं बहुत से बच्चे हैं जिनको मोटिवेशन मिलेगा और वो अपनी तैयारी को फिर से कंटिन्यू रख सकेंगे और गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। पूरा वीडियो सुनना, मेरा ध्यान से देखना पूरे वीडियो को आप, क्योंकि मेरी जर्नी भी बहुत टफ थी, मेरी जर्नी आसान नहीं थी। जिस तरह से अभी आप जिस टाइम में हैं, मैं भी उसी टाइम में थी। मैं आज कहीं न कहीं आप सब में अपने आप को देखती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत टफ़ टाइम था ये। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको कहीं न कहीं मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। देखिए, मैंने स्टेनो की तैयारी सन 2013 में शुरू की थी। सन 2013 में मैंने अपनी 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे। मार्च में अपने बोर्ड के एग्ज़ाम हो जाते हैं। उसके बाद ये था कि मैं कभी भी गर्मियों की छुट्टियों में खाली नहीं रहती थी। तो मैं मेन ये था कि गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हैं, मैं उस वक़्त स्टेनो को नहीं जानती थी कि स्टेनो क्या होती है। मैं सिर्फ़ टाइपिंग के लिए गई थी कि टाइपिंग सीख लूँगी, कहीं न कहीं मुझे काम आएगी। स्टेनो का मेरा दूर-दूर तक कोई ख़्याल ही नहीं था, क्योंकि मैं स्टेनो को जानती ही नहीं थी कि वो क्या होता है। लेकिन मैं टाइपिंग सीखने के लिए गई, तो उन सर ने टाइपिंग सिखाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम टाइपिंग नहीं सिखाते, अब हम शॉर्ट हैंड सिखाते हैं। तो मुझे उस वक़्त शॉर्ट हैंड की नॉलेज नहीं थी और उस वक़्त इतना क्रेज़ भी स्टेनो का नहीं होता था, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे स्टेनो के बारे में जानते थे। तो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि इसमें क्या स्कोप है, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में हमें किस तरह से जॉब मिल सकती है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। तो मैं घर आई, मैंने घर आके अपने पेरेंट्स को बोला कि सर टाइपिंग नहीं सिखाते हैं, सर ने अब शॉर्ट हैंड सिखाने का बोला है, वो शॉर्ट हैंड सिखाते हैं। तो मेरी मदर ने मुझसे कहा कि कोई नहीं, तुम शॉर्ट हैंड सीख लो। मेरी मदर को थोड़ी बहुत शॉर्ट हैंड की नॉलेज थी, तो उन्होंने मुझे कहा ये अच्छी चीज़ है स्टेनो, तुम स्टेनो सीख लो। इसमें गवर्नमेंट जॉब में आप तुमको बहुत से ज़्यादा रास्ते खुल जाएँगे और जल्दी जॉब मिल जाती है। तुम शॉर्ट हैंड सीख लो। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे से मैंने शॉर्ट हैंड सीखने के लिए सर से बात की कि मैं शॉर्ट हैंड ही सीखना चाहती हूँ। तो उस वक़्त जो कोचिंग थी मेरी, उस वक़्त कोचिंग में सबसे कम उम्र में मैं ही थी। मेरी उम्र उस वक़्त 18 से भी कम थी, 10th क्लास के मैंने एग्ज़ाम ही दिए थे और आजकल तो इस एज में किसी बच्चे को स्टेनो की नॉलेज भी नहीं होती है और उस एज में मेरी मम्मी ने मुझे स्टेनो की कोचिंग में डाल दिया था। मेरे पापा गए थे, मुझे शॉर्ट हैंड की नोटबुक और पेंसिल दिला के लाए। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था इसकी, मुझे इसी में ही मेरा करियर बनाना है और इसमें मेरा कोई फ्यूचर हो सकता है, कुछ भी आइडिया नहीं था। बस माइंड में ये था कि गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई है 10th के बाद, तो कुछ ना कुछ करना, क्योंकि मैं खाली कभी नहीं बैठा करती थी, मुझे खाली बैठना पसंद ही नहीं था। तो इसलिए मैंने शॉर्ट हैंड सीख लिया। गर्मियों की छुट्टियों में मैंने मेरी बुक कंप्लीट कर ली। फिर उसके बाद मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि बुक कंप्लीट हो गई, तो इसके बाद स्पीड में कैसे करेंगे, कैसे लिखते हैं? क्योंकि मैं मेरे सीनियर्स को देखती थी, तो वो बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट स्टेनो लिखते थे और उसका ट्रांसलेशन करते थे। तो मैं सोचती थी कि मैं क्या कभी इन तक पहुँच पाऊँगी? इनके जैसे मैं स्टेनो लिख पाऊँगी क्या? बस दिमाग में ये रहता था। तो इसने अपनी मेरी 10th खत्म हुई, मैं 11th क्लास में आई, तो मैंने उसके बाद भी स्टेनो नहीं छोड़ी। मेरा तब तक भी नहीं था कि मुझे मेरा स्टेनो में ही फ्यूचर बनाना है। मेरे दिमाग में मेरे सीनियर्स को देख के ये रहता था कि मुझे इनके बराबर अपनी स्पीड करनी है, कि ये जिस तरह से अपनी स्पीड करते हैं, स्टेनो लिखते हैं, मुझे इनके बराबर ही स्टेनो लिखनी है। और लेकिन प्लस पॉइंट मेरा ये था, मैं साथ-साथ मैंने टाइपिंग भी शुरू कर दी थी। क्यों करी मैंने शुरू, मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे स्टेनो में मेरा फ्यूचर बनाना है। क्योंकि मैं मेन टाइपिंग के लिए ही गई थी, लेकिन मुझे मेरे सर ने कहा कि तुम टाइपराइटर पर करो।
क्योंकि तुम डायरेक्ट कंप्यूटर पे करोगे तो स्पीड नहीं बनेगी, स्पीड टाइपराइटर पर ही बनती है और ये सच है। अगर आप अपने लर्नर में हैं, अपनी पहली बार आप टाइपिंग करना कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड टाइपराइटर से ही बनती है। तो मैंने 1 से 2 महीना मैंने टाइपराइटर पे टाइपिंग करी, इंग्लिश की भी करी और हिंदी की भी करी। मेरी स्टेनो भी साथ-साथ चलती रहती थी और मैं टाइपिंग भी साथ-साथ करती थी। 1-2 महीने बाद मैंने अपने कंप्यूटर क्लास जॉइन कर लिया था और मेरी उसपे आरएससीआईटी और कंप्यूटर पर टाइपिंग भी मैं साथ-साथ करती थी और मेरी स्टेनो भी साथ-साथ चलती रहती थी। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, मेरी स्पीड नहीं बन पा रही थी स्टेनो में। मैं स्टेनो की स्पीड में लिख ही नहीं पाती थी, तो मैं होपलेस हो जाती थी कि नहीं करना चाहिए, मैं नहीं नहीं कर पाऊँगी मैं स्टेनो, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे स्पीड लिखी ही नहीं जा रही। मैं लिख लेती थी तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता था। जिस दिन सर ने थोड़ी-सी स्पीड ज़्यादा हाई कर दी, फ्लक्चुएशन ज़्यादा हाई हो गया, तो मेरे शब्द छूटने लगते थे। तो मैं इतनी ज़्यादा होपलेस हो जाती थी, मेरे मन में आता था कि नहीं मैं किसी और स्ट्रीम की तैयारी कर लूँगी, स्टेनो मुझसे नहीं होगा। क्योंकि मैं ना स्पीड को कैच कर पाती थी और ना ही मैं उनका ट्रांसलेशन कर पाती थी। लेकिन कहीं न कहीं ये भी होता था कि ऐसी कोई चीज़ है जो इंसान नहीं कर सकता। जो मैं मेरे सीनियर्स को देखती थी, तो वो भी कहीं से सीख के थोड़ी ना आए, वो भी अपनी मेहनत से, अपनी प्रैक्टिस कर कर के ही तो सीखे। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ रहती थी। मुझे पता रहता था कि सर मुझे नेक्स्ट डे कौन-सा डिक्टेशन देंगे, हमारे सीन डिक्टेशन का ट्रांसलेशन होता था। तो मैं पूरी रात भर बैठ के उस डिक्टेशन की प्रैक्टिस करती थी। मैं उसको 3 से 4 बार देख-देख के नोटबुक में लिखा करती थी, फिर उसका ट्रांसलेशन किया करती थी। फिर मैं मेरे घर में मेरे पेरेंट्स को, मेरी सिस्टर्स को, किसी को भी कहती थी कि मुझे डिक्टेशन बोलो, मैं लिखूँगी। और मैं लिखती थी और उसको मैं पढ़ती थी, तो मेरे मेरे फादर उसको क्रॉस चेक किया करते थे कि मैं सही पढ़ रही हूँ या मैं नहीं पढ़ रही हूँ सही। तो ऐसे करते-करते मेरी स्पीड इतनी अच्छी होती चली गई, मैं इस तरह से मैंने मेरी प्रैक्टिस करी अपनी स्टेनो की। मैं नेक्स्ट डे जब कोचिंग जाती थी, तो मेरी स्पीड बहुत अच्छी आ जाती थी और अब मेरी गलती भी 15 से 20, 20 से 25 इतनी आने लगी थी मेरी गलती। फिर मुझे धीरे-धीरे हुआ कि नहीं मेरी 15-20 गलती भी ज़्यादा आ रही है, मुझे इससे भी कम गलती लानी है। तो मैं उसको और प्रैक्टिस करती थी। जहाँ मैं स्टेनो को 4 बार करती थी, वहाँ मैंने स्टेनो को 8 बार करना शुरू कर दिया। एक ही डिक्टेशन को मैं इतनी बार लिखती थी कि उसका वर्ड एक-एक मेरे माइंड में सेट हो जाता था। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ सीन डिक्टेशन ही करती थी, मैं अनसीन भी करने लग गई थी। अपने फादर को, मदर को, सिस्टर को, किसी को भी मैं न्यूज़पेपर कुछ भी पकड़ा देती थी कि आप मुझे डिक्टेशन बोलो, मैं लिखूँगी और उसको मैं पढ़ूँगी। और ऐसे करते-करते धीरे-धीरे मेरी अनसीन डिक्टेशंस भी अच्छी होने लग गई। तो कोचिंग लेने में जाया करती थी। फाइनेंशियल कंडीशन हमारी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कंप्यूटर अपना घर पर ला सकूँ। तो इस तरह से ही मैं कंप्यूटर क्लास में जाती थी। आरएससीआईटी में ही मैंने जो सीखी टाइपिंग जो करा मैंने आरएससीआईटी में ही करा। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारी कहीं न कहीं सफलता के पीछे पूरा योगदान हमारे माता-पिता का होता है। उस वक़्त फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे फादर ने जैसे-तैसे कंप्यूटर का अरेंजमेंट किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हम कोचिंग सेंटर पे जाते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 या डेढ़ घंटा ही वो हमें टाइपिंग करने देते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रैक्टिस हम घर पे सेल्फ करते हैं, वो हम कोचिंग सेंटर से नहीं सीख सकते। वहाँ तो हम सिर्फ़ अपना-अपना बेस क्लियर करने जाते हैं, बेस मेरा क्लियर हो चुका था टाइपिंग का, बस मुझे प्रैक्टिस करनी थी। तो मेरे फादर ने मुझे कंप्यूटर दिलाया और उसके बाद मैं घर पे अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस किया करती थी। ऐसे करते-करते धीरे-धीरे मुझे समझ आने लगा कि मुझे मेरा स्टेनो में ही फ्यूचर बनाना है, स्टेनो के अलावा मुझे किसी और भी फ़ील्ड में नहीं जाना। मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स ने भी जॉइन किया था, वो भी मेरे साथ स्टेनो सीखा करती थी। लेकिन सब बीच में छोड़कर चली गई, सब होपलेस हो गई थी। उन सब ने मुझे भी कहा था कि इसमें कुछ नहीं होगा, अपन प्राइवेट सेक्टर में कर लेते हैं जॉब ठीक है, अपन इतना तो कर लेते हैं कि हम अपना खुद का कुछ कर सकें। तो मेरे दिमाग में भी आती थी ये बात कि ये लोग तो अभी से ही अर्निंग करने लग गए हैं, तो फिर मैं अपना क्यों यहाँ पे टाइम वेस्ट करूँ, मुझसे नहीं होगा स्टेनो। ये बात मैं मेरे पेरेंट्स को बोलती थी कि मुझे भी प्राइवेट जॉइन करने दो, मुझे भी प्राइवेट किसी कंपनी में कुछ भी मुझे जॉइन करने दो। लेकिन मेरे फादर ने मुझे कभी प्राइवेट में जाने ही नहीं दिया। उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं दूँगा। तुम्हें एजुकेशन से संबंधित जो भी मदद चाहिए, जो किताब चाहिए, तुम्हें कंप्यूटर चाहिए था, मैंने कंप्यूटर लाके दिया। जो भी बुक चाहिए मैं सब लाकर दूँगा। तुम बस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। मैं सिर्फ़ तुम पे तुम्हारी पढ़ाई पर पैसा लगा सकता हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्राइवेट जॉब करने ही नहीं दी।
उनका सिर्फ़ वही प्रेशर था कि तुम्हें सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है और उनका वही प्रेशर था कि आज सच में मैं गवर्नमेंट जॉब लग सकी, क्योंकि जब मैं उनका विश्वास देखती थी ना मेरे प्रति कि वो मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हैं कि तुम लगोगे गवर्नमेंट जॉब, मुझे बेटा आप पे पूरा भरोसा है तुम लगोगे। तो उनका वो विश्वास देखते हुए मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं मेरी फ्रेंड्स की बातों में आके प्राइवेट जॉब को जॉइन करूँ। बस मन में उम्मीद बैठा ली, कुछ भी कहिए आप, दृढ़ निश्चय बैठा लिया मैंने कि अब जॉब करनी ही है ना तो सरकारी ही करनी है, प्राइवेट में मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को खुद से भी ज़्यादा मुझ पर भरोसा है, तो मुझे उनका भरोसा नहीं तोड़ना है और मुझे सरकारी नौकरी की ही तैयारी करनी है। मेरे पापा मुझे कोचिंग लेके जाया करते थे, घर से काफ़ी दूर थी। मैं बार-बार कह रही हूँ मेरी कंडीशन सच में फाइनेंशियल अच्छी नहीं थी, बहुत मिडल क्लास फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स मुझे मेरे फादर मुझे सुबह स्कूटर से लेके जाया करते थे, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर हम दोनों कोचिंग जाया करते थे। पहले मैंने सीखना शुरू किया, मेरे थोड़े टाइम बाद मेरे फादर ने मेरी बड़ी बहन को भी कोचिंग में डाल दिया था स्टेनो की, उसने मुझसे बाद में सीखा था। तो मेरे पापा हम दोनों बहनों को स्कूटर से लेके जाते थे, कोचिंग छोड़कर आते थे। बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, मेरे पापा ने कभी भी हमें कोचिंग की छुट्टी नहीं करने दी कि नहीं बेटा तुमको कोचिंग जाना है। सर्दी होती थी, जैसा भी होता था, हम कभी-कभार सर्दी में सोच जाते थे कि आज सर्दी है पापा हमें नहीं जाना, हमसे नहीं लिखा जाएगा। मेरे पापा कहते थे स्कूटर के आगे मैं बैठ रहा हूँ ना, हवा मुझे लगेगी ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम पीछे बैठो, तुम कोचिंग चलो, तुम्हें कोचिंग जाना है, तुम्हें एक भी दिन कोचिंग नहीं छोड़नी, क्योंकि तुम्हारा एक-एक डिक्टेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक दिन तुम कोचिंग छोड़ोगे, तुम कितने बच्चों से कितने दिन पीछे चले जाओगे, कितने इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो मिस हो जाएँगे। तो मेरे पापा ने कभी कोचिंग की छुट्टी लेने ही नहीं दी हमको। हम दोनों बहनों को वो कोचिंग छोड़कर आते थे और उसके बाद हमको किराया देते थे कि तुम रिक्शे से आ जाओ, क्योंकि उस वक़्त हमारे पास व्हीकल भी नहीं था। हम हमारे पापा को कहते भी थे कि क्योंकि देखिए इंसान जब अपने साथ में अपने फ्रेंड सर्किल को सबको देखते हैं कि हर कोई अपने-अपने व्हीकल से आ रहा है, तो सबके दिमाग में ये थॉट आता है कि यार हमारे पास भी व्हीकल हो तो हम भी अपने व्हीकल से आएँ। हम हमारे पापा को कहते थे कि पापा आप हमें व्हीकल दिला दीजिए, तो मेरे पापा सिर्फ़ इतना कहते थे कि बेटा मैं सिर्फ़ तुम्हारी पढ़ाई पर खर्चा कर सकता हूँ, मैं तुम्हें साधन नहीं दिला सकता हूँ। तुम पढ़ाई के लिए मुझे जो चीज़ बोलोगे कि मुझे इस चीज़ की कमी पड़ रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे किताब, कॉपी जो चाहिए, मैं सब ला के दूँगा। बस मैं तुमको पढ़ा के इतना कामयाब कर देना चाहता हूँ, तुमको तुम्हारे पैरों पे इतना स्टैंड कर देना चाहता हूँ कि तुम व्हीकल तुम तुम्हारी मर्ज़ी के हिसाब से अपनी दुनिया की हर खुशी खरीद सको। बस मुझे तुम्हारी पढ़ाई पर ही खर्चा करना है, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो हम हमारे पापा की परिस्थितियों को, हमारे घर की परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझते भी थे कि उस वक़्त हमारी पढ़ाई हम कुछ बनकर कुछ पढ़ लिख जाएँ, वही हमारे लिए बहुत है, व्हीकल तो बाद में आते रहेंगे। तो हम रिक्शे से आते थे, उसके बाद घर पर आके भी हम अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। तो इस तरह से देखिए मैंने 2013 से मेरा स्टेनो सीखना शुरू किया। उसके बाद बीच में वैकेंसीज़ आई थी, एसएससी स्टेनो की भी आई थी। उस वक़्त ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होता था एसएससी स्टेनो का, लेकिन मेरी ऐज 18 प्लस नहीं थी, क्योंकि आप भी जानते हैं, अपन अगर गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम देते हैं तो हमें 18 प्लस होना बहुत ज़रूरी होता है, ये कंपल्सरी है, लेकिन मेरी ऐज 18 से कम थी। तो मैं इंटेलिजेंसी ब्यूरो आईबी की भी वैकेंसीज़ आई थी उस वक़्त, एसएससी की भी वैकेंसीज़ आई थी। मैं कोई भी फ़ॉर्म नहीं भर पाती थी। तो मैं मेरे सीनियर्स को देखती थी कि वो भर रहे हैं और कोचिंग में जब एग्ज़ाम वाला माहौल बन जाता था कि सर उनको इस तरह से प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो मन में होता था कि शायद मेरे हाथ से अपॉर्च्युनिटी निकल जाएगी अच्छी-अच्छी, मैं क्यों नहीं एग्ज़ाम दे पा रही हूँ। लेकिन मैंने जल्दी सीखना शुरू कर दिया था और वही मेरा प्लस पॉइंट था। तो देखिए उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई, 2017 में जाके हाई कोर्ट की वैकेंसी आई थी। वो मेरा लाइफ़ का पहला एग्ज़ाम था जब मैं 18 प्लस की हुई थी। 20 साल में मैंने मेरा पहला एग्ज़ाम दिया था, 2017 में वैकेंसी आई थी। उस वक़्त मैंने स्टेनो का फ़ॉर्म भरा था और जी-जान एक कर दी थी तैयारी में, क्योंकि 2013 से लेके 17 तक इतना पेशेंस रखना, उस दो 13 से लेके 17 तक का सफ़र, उसमें अपने मेरे फ्रेंड्स ने, सब ने इतना मेरा माइंड डाइवर्ट किया, तुम छोड़ दो स्टेनो छोड़ दो। लेकिन जो मैं अडिग रही अपने फैसले पर, अपने पेरेंट्स को देख के कि उनको मुझसे उम्मीद है, तो मुझे उनकी उम्मीद पे खरा उतरना है। और मैं उस तो ऐसा लगा था मुझे कि शायद 17 में वो मेरी सारा जो इतने टाइम का किया हुआ जो मेरी मेहनत है, वो सब एक कबूल हो जाएगी, कुछ अच्छा ही होगा। 17 में मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं एग्ज़ाम देने भी गई।
वो अक्षय तृतीया वाली मैंने कई बार बताया, अक्षय तृतीया वाली डिक्टेशन मेरी बुली थी, तो मुझसे फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ का फर्स्ट एग्ज़ाम था वो। तो मैं वो एग्ज़ाम में मैं बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी मैं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में सब जगह चारों तरफ से बटनों की, सबकी टाइपिंग की इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है हमें, तो हम अपनी तैयारी पे शक करने लगते हैं, कि साथ वाला इतनी तेज़-तेज़ टाइपिंग कर रहा है, उसकी तैयारी हमसे अच्छी है, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? और यही गलती मुझसे एग्ज़ाम में हो गई थी कि मैंने दूसरों की तरफ ध्यान दे लिया था। जबकि मैं जानती थी कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। 13 से लेके 17 तक तैयारी कहीं कम नहीं होती, बहुत अच्छी तैयारी के साथ मैं गई थी। तो एग्ज़ाम दिया मैंने, रिज़ल्ट आया, टाइपिंग भी अच्छी होगी मेरी, एफ़िशिएंसी भी अच्छी हो गई थी मेरी। स्टेनो में मैं 3 नंबर से रह गई थी। तो 17 का एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद भी मैंने स्टेनो नहीं छोड़ी थी। हाँ, ज़रूर दुःख बहुत हुआ था मुझे कि पता नहीं अब वैकेंसी कब आएगी, कैसे होगा अब? लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि नहीं, मुझे तो स्टेनोग्राफ़र ही बनना है। कोई बात नहीं, इस मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्लियर नहीं हुआ तो क्या हुआ? सेकंड अटेम्प्ट में ज़रूर क्लियर करूँगी। उस वक़्त भी मैं देखिए होपलेस हुई थी, बहुत रोई भी थी मैं। मैंने मेरे पेरेंट्स को बोल दिया था कि शायद मैं स्टेनो में मेरा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं रहने देती हूँ, मैं किसी और फ़ील्ड की तैयारी कर लेती हूँ। मेरे साथ मेरे जो उस वक़्त मैं कॉलेज में आई, मैंने बीएससी किया, तब मैंने एग्ज़ाम दिया था, मैंने 2015 में कॉलेज में एडमिशन लिया था बीएससी में। तो मेरे साथ जो कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स थे, वो सब कोई एसएससी की कोचिंग करने जाता था, कोई क्या। तो मैं मेरे पापा को बोला करती थी कि पापा मैं एसएससी की तैयारी कर लेती हूँ, आप मुझे एसएससी कोचिंग करा दो, स्टेनो में मुझे नहीं लग रहा कि मेरा कभी हो पाएगा। तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा उनको उनके हाल पे छोड़ो, तुम तैयारी अच्छी कर रहे हो, तुम 3 नंबर से रही हो, अगली बार मुझे पता है कि मेरा बेटा इतने नंबरों से भी नहीं रहेगा, वो ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर करेगा, तुम तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम स्टेनो की तैयारी करो। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पापा को मुझ पे बहुत ज़्यादा विश्वास था कि मैं कर लूँगी, तो मैंने स्टेनो की कोचिंग नहीं छोड़ी और मैं अपनी तैयारी जारी रखती गई। फिर ऐसे करते-करते धीरे-धीरे वैकेंसी आई दोबारा से, मुझे प्रॉपर याद नहीं है कब आई थी सेकंड, शायद 2019 या 20 में, पता नहीं, मुझे प्रॉपर याद नहीं है देखिए कब आई 17 के बाद, क्योंकि उस वक़्त कोरोना भी आया हुआ था। मैं आपको बताऊँ, मैंने मेरी तैयारी कोरोना टाइम में भी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में एकदम सेट हो गया था कि मैं 3 नंबर से रही हूँ ना, तो मुझे तैयारी, अगर मैंने आज मेरी स्टेनो छोड़ दी ना, तो मैं अगली बार इस 3 नंबर से भी पीछे चली जाऊँगी। मैंने मेरी स्टेनो, टाइपिंग, एफिशिएंसी मैंने कुछ भी नहीं छोड़ी मैंने। मैं कंटिन्यू किया करती थी, लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना टाइम था। मेरे सब कोचिंग के फ्रेंड्स सब ने स्टेनो छोड़ रखी थी कि अब जब लॉकडाउन खुलेगा, वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे। देखिए मैं स्टेनो देखो नहीं छोड़ी मैंने, मैं कंटिन्यू मेरी कोचिंग कोचिंग सॉरी अपनी घर में ही तैयारी करती रही मैं। और फिर अप्रैल में जाके एग्ज़ाम हुआ मेरा, मुझे प्रॉपर नहीं याद आ रहा है कि मेरी कब आई थी सेकंड वैकेंसी, 17 के बाद आई थी, मुझे इतना याद है कि सेकंड वैकेंसी में। तो 3 या 4 अप्रैल को मेरा एग्ज़ाम था, मैं एग्ज़ाम देकर आई। मेरे पापा ही मुझे एग्ज़ाम दिलाने लेकर जाया करते थे, मुझे भी, मेरी बड़ी बहन को भी। तो मैं एग्ज़ाम देके मैं बाहर आई, तो उस वक़्त मुझे किसी से भी नहीं मिलना था, क्योंकि मन में खुशी थी कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। तो मैंने बाहर आके मैं सिर्फ़ मेरे पापा को ढूँढा। पापा ने पूछा, "बेटा कैसा हुआ एग्ज़ाम?" मैंने सिर्फ़ इतना कहा, "पापा घर चलो, इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का है।" मैंने सिर्फ़ पापा को ये बोला। उसके बाद मेरे पापा ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, कैसी डिक्टेशन आई, टाइपिंग एफिशिएंसी, कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरे पापा जानते थे कि मैंने बोल दिया ना कि मेरा पापा हो जाएगा, तो मतलब हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पापा को मुझ पर कॉन्फिडेंस था, उस तरह से मुझे भी मेरे ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था, मेरी तैयारी के ऊपर। मेरे में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन 13 से लेकर उसके बाद जो 20 तक का जो सफ़र था ना, वो देखिए इतनी लंबी तैयारी में ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, मन में उम्मीद और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहेंगे, क्योंकि इंसान को खुद पता लग जाता है कि हमारा वीक पॉइंट क्या है। मैं जब एग्ज़ाम हॉल में बैठी थी, तो मेरा कोई भी वीक पॉइंट नहीं था। मेरा स्टेनो, टाइपिंग, एफिशिएंसी सब कुछ स्ट्रॉन्ग था। 17 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उसके बाद मैंने 3 साल तक मैंने पेशेंस रखा और अपनी तैयारी को जारी रखा कि मुझे सिलेक्शन लेना है। आप में से तो बहुत लोग हैं जो 4-4 5-5 साल में आप बताइए डिमोटिवेट हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं और सोचते हैं कि हम स्टेनो को छोड़ दें। मैंने इतने साल तक पेशेंस रखा
अपने घर की परिस्थितियों को देखते हुए भी किसके मन में नहीं आता कि हमारे घर में ऐसी परिस्थितियाँ हैं और हम पढ़े जा रहे हैं, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, हम कुछ कमा के अपने पेरेंट्स का साथ दें, उनका सहारा बनें, किसके मन में नहीं होता? मेरे मन में भी ये बात आती थी। लेकिन मन में ठाना हुआ था कि मुझे करनी है तो सरकारी नौकरी ही करनी है। मेरे साथ-साथ मेरे पेरेंट्स का इतना ज़्यादा सपोर्ट था कि उन्होंने मुझे प्राइवेट सेक्टर में कभी जाने ही नहीं दिया। तो मैं जब मुझे पूरा प्रॉपर पढ़ने को मिल रहा है, तो मैं क्यों ना उस अपने टाइम में जो मेरा वो 3 साल का था 17 के बाद उसमें अपने सभी जो अपने हाई कोर्ट से संबंधित एग्ज़ाम्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करूँ। तो मैं अपना प्रॉपर अच्छे से पढ़ कर गई थी, अच्छे से प्रैक्टिस कर गई थी सारी मैं। फिर मैंने पापा को बोला पापा मेरा सिलेक्शन इस बार पक्का हो जाएगा। रिज़ल्ट आया, उसपे मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर उसके बाद इंटरव्यू का मोमेंट था, इंटरव्यू देने मैं गई थी। उस वक़्त की जो खुशी होती है ना, मैं आपके साथ शेयर शायद नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उस वक़्त जो मैंने फ़ील किया था ना, वो जब आप भी उस तक पहुँचेंगे ना, तो आप भी समझ जाएँगे कि वो वाले जो जज़्बात, अपनी जो फ़ीलिंग्स होती है ना, वो शब्दों में नहीं कही जा सकती हैं। जब मैंने रिज़ल्ट में पीडीएफ में मैंने मेरा रोल नंबर देखा था, तो उस दिन आँखों में खुशी के आँसू थे। मेरे आँखों में, मेरी मम्मी की आँखों में खुशी के आँसू थे। उस दिन लग रहा था कि मैंने इतने टाइम तक तैयारी की है, तो शायद अब सुन ली भगवान ने। बहुत उस टाइम की जो फीलिंग्स होती है ना देखिए वो शब्दों में नहीं कही जा सकती हैं। आप लोगों के साथ जब होगी, आप सब जब रिज़ल्ट में अपना रोल नंबर देखेंगे, तो उस वक़्त की फीलिंग्स को आप भी नहीं बता पाएँगे कि वो फीलिंग कैसी होती है बस। इंटरव्यू कराने गई मैं, इंटरव्यू के लिए गई मैं जोधपुर हाई कोर्ट। मेरा सपना था कि मैं ज़रूर पहुँचूँगी जोधपुर हाई कोर्ट तक। वहाँ तक मैं अपना इंटरव्यू देने गई। बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो वाली सच में कि हमारी इतने सालों की मेहनत आज सफल हो गई। हमने इतने साल तक मेहनत की, जी-जान एक करके, कितनों के ताने सुनकर, कितनी परिस्थितियों को सामने देखकर, बहुत सी ऐसी सिचुएशन आई कि स्टेनो छोड़ने की भी नौबत आने लगी थी कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन, कोचिंग की फीस अफ़ोर्ड नहीं कर पाना, बहुत सी चीज़ें जिनको देखकर उस वक़्त लगा कि आज सब सफल हो गया, सब कुछ। जॉइनिंग हुई मेरी, फिर उसके बाद मेरी 5 जनवरी को मैंने जॉइन किया। 3 जनवरी को जाके मुझे जॉइनिंग के लिए कॉल आया था भीलवाड़ा से। तो मैंने 5 जनवरी को जॉइन किया। मेरे साथ मेरे मदर-फादर दोनों आए थे जॉइन कराने। उसके बाद मैंने जॉइन किया और तब जाकर मेरी स्टेनो की जर्नी वहाँ जाके मुझे लगा कि सच में अगर कोई सच्चे मन से जी-जान एक करके अगर मेहनत करता है, तो उसको सफलता ज़रूर मिलती है। मेरी जर्नी बहुत टफ़ थी। मैं आपको कह रही हूँ कि उस वक़्त मेरे पापा मुझे स्कूटर से छोड़ने जाया करते थे, व्हीकल नहीं था हमारे पास, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ऐसी थी, कोचिंग की फ़ीस अफ़ोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मिडल क्लास फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ। और आज ऊपर वाले का मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है और मैं मेरी परिवार की ज़िम्मेदारियों को उठा पा रही हूँ, उनको उनके जो उनकी खुशियाँ थी आज हर उनके एक सपनों को मैं पूरा कर पा रही हूँ। उस वक़्त मेरे मन में आता था कि मैं मेरे पापा से मैं कहती थी पापा मुझे व्हीकल दिला दो, मुझे एक स्कूटी दिला दो। आज उस ऊपर वाले का इतना हाथ है, इतना सहारा है कि आज मैं एक की जगह 2 स्कूटी ले सकी हूँ, एक मेरे लिए और एक मेरे पापा के लिए क्योंकि मेरे पापा स्कूटर चलाते थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरे पापा को हार्ट अटैक भी आया, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो स्कूटर नहीं चला पाते थे क्योंकि उसमें नहीं चला सकते हार्ट के पेशेंट स्कूटर इतना। तो आज ऊपर वाले की कृपा रही जो मैं मेरे पापा को भी स्कूटी दिला सकी और आज मैं खुद भी स्कूटी से ही ऑफ़िस जाती हूँ। तो देखिए आप इससे ही आपको भी मोटिवेशन लेना चाहिए कि वो जो एक मेरी जर्नी थी, मैं पापा के साथ स्कूटर से कोचिंग जाया करती थी और ऑटो रिक्शा से अपने घर पे वापस आया करती थी और आज मैं ऑफिस जाती हूँ, स्कूटी से जाती हूँ मैं। वो सब मेरी मेहनत थी, मेरी अकेले की मेहनत नहीं, वो मेरे मम्मी-पापा की भी मेहनत थी, मेरे पेरेंट्स की मेहनत, उनका विश्वास था। अगर उनका मुझ पर विश्वास नहीं होता ना, देखिए मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और उनके साथ-साथ हमें खुद पर भी विश्वास रखना चाहिए कि हम कर सकते हैं। जब तक आपके अंतर्मन से ये आवाज़ नहीं आएगी ना कि हम कर सकते हैं, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे देखिए। अपने मन में इस चीज़ को ठान लीजिए कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए तो चाहिए। आप ज़रूर लगेंगे क्योंकि उम्मीद होती है ना देखिए, उम्मीद एक बड़े से बड़े चट्टान को तक हिला सकती है।
तो ये मेरी जो उम्मीद थी ना, वो मेरा 8 साल का सफ़र था, वो मेरा 2021 में जाके वो सफ़र मेरा पूरा हुआ। बहुत बच्चे कहते हैं कि मैडम कोर्ट में तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता होगा, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को समझ नहीं आता, देखिए गवर्नमेंट जॉब है, इससे बढ़कर आपके लिए और कोई ज़रूरी है क्या? वर्कलोड वर्कलोड जो आप करते रहते हैं, सरकार कोई फ्री में आपको सैलरी नहीं देगी, काम तो आपको करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, आप ही की ग्रोथ होएगी, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जो खाली बैठने वाला इंसान है ना, देखिए जिसको काम करना पसंद ही नहीं है, तो वो तो इस चीज़ को वो ही बोलेगा कि कोर्ट में वर्कलोड होता है। मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं कभी भी खाली नहीं बैठ सकती थी और मुझे मेरा हमेशा से कोर्ट ही सपना रहा है। मैं जानती हूँ आरएसएसबी की तैयारी मैंने भी की है, उसका एग्ज़ाम मैंने भी दिया है। मेरा उसका क्या रीज़न है वो मैं आपको प्रीवियस अपने वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि मेरा होम टाउन अलवर है और इस वक़्त मैं भीलवाड़ा में पोस्टेड हूँ। अलवर से भीलवाड़ा की दूरी इतनी ज़्यादा है कि मेरी सैटरडे संडे की भी छुट्टी होती है, तो मैं घर नहीं जा पाती हूँ। मुझे लंबी छुट्टियों का इंतज़ार करना पड़ता है और उसके बाद घर पे कुछ भी ज़रूरत होती है मेरी, तो मैं कभी भी टाइम पर नहीं पहुँच पाती क्योंकि भीलवाड़ा अलवर से बहुत दूर पड़ जाता है। इसलिए मैंने तैयारी की कि मुझे अलवर, जयपुर के आस-पास ही कहीं पोस्टिंग मिल जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कोर्ट की पॉलिसी है कि 5 साल से पहले यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगा। कोर्ट में आपको एक ज़िले में 5 साल पूरे करने पड़ेंगे तब जाके ट्रांसफ़र होगा। तो इसलिए जाके मैंने आरएसएसबी की तैयारी की, भगवान ने चाहा उसमें हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो जैसे-जैसे मेरे 3 साल निकल गए हैं, 5 जनवरी को मुझे 3 साल हो जाएँगे, तो मैं 2 साल और निकाल के अपने घर, अपने अलवर या जयपुर के आस-पास अपना ट्रांसफ़र ले लूँगी। आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, इससे बढ़कर और कुछ बात है कि जो आपकी ये वर्कलोड बीच में आ जाता है कि आपका इतना वर्कलोड है, आप कैसे काम करते होंगे? अभी भी तो आप कोचिंग जा रहे हैं, कर रहे हैं, सबके माइंड में ये थॉट आता है कि हमें नौकरी मिल जाए, कैसी भी मिल जाए, राजस्थान के किसी भी कोने में मिल जाए, भारत के किसी भी कोने में मिल जाए, बस हमें नौकरी मिल जाए। फिर नौकरी मिल जाने के बाद आप लोग कहते हैं कि हमारे पास तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। अभी से कुछ बच्चों की थिंकिंग है कि मैडम कोर्ट में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। तो आप ये तो देखिए कोर्ट में वर्कलोड ज़्यादा है, लेकिन आपके पास जो बच्चा रिटर्न जिनका अच्छा नहीं है, जिनकी स्टेनोटाइप ही अच्छी है, तो उनके लिए तो कोर्ट ही है ना गोल्डन चांस कि वो कोर्ट का ही एग्ज़ाम देके गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न सबका अच्छा होता है। हाँ, अगर आप में से किसी को वर्कलोड ज़्यादा लगता है और उनका रिटर्न अच्छा है, तो आप अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे रिटर्न में अच्छे नहीं हैं, वो सिर्फ़ स्टेनोटाइप, एफिशिएंसी इनमें ही अच्छे हैं, तो उनके लिए कोर्ट ही है। रिटर्न की तैयारी मैंने भी की थी, लेकिन मुझे भगवान की दया से गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। मेरा हमेशा से कोर्ट का सपना रहा था और मुझे कोर्ट की नौकरी मिल गई है। तो आप भी देखिए इस चीज़ से घबराइए नहीं कि कोर्ट में वर्कलोड रहता है, वर्कलोड रहता है। 10 से 5 ही आपसे काम कराएँगे, उसके बाद आपको कोई ओवरटाइम नहीं कराएँगे। आपके ऊपर रहता है कि आप कितनी जल्दी काम सीखते हैं, आपकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, आपकी स्पीड कम है तो आपको 5 बजे के बाद रुक के अगर 1 डेढ़ घंटा आप रुक कर काम कर लेंगे तो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे 10 टू 5 ही है कोर्ट की जॉब आपकी। अगर आप उसपे थोड़ा आधा घंटा, पौना घंटा रुक के काम करेंगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, वर्कलोड बीच में नहीं आना चाहिए कि वर्कलोड है, वर्कलोड है। मुझे 3 साल हो गए करते-करते, मेरे माइंड में कभी इस तरह की चीज़ नहीं आई। हाँ, लेकिन ट्रांसफ़र होते हैं, नई कोर्ट में जाते हैं, तब जाके थोड़ी-सी समस्या होती है। ट्रांसफ़र होना, सामान अपना शिफ्ट करना, नई जगह रूम ढूँढना, उस चीज़ को लेके परेशानी उठानी पड़ती है। बाकी सफ़र मेरा जो भी था, पूरी जर्नी मैंने आपके साथ शेयर की है कि किस तरह से मेरा सफ़र रहा। स्टूडेंट से मैं कैसे आज गवर्नमेंट एम्प्लॉयी बन पाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो डिमोटिवेट हो रहे होंगे, तो वो मेरी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मोटिवेट हो सकेंगे और अपनी लाइफ़ में वो भी अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को पूरा कर सकेंगे। देखिए, मेरा तो हमेशा से जो मेरी जो ताकत है ना, वो मेरे माता-पिता रहे हैं। और अभी भी मेरी ताकत मेरे माता-पिता ही हैं। तो आप अगर डिमोटिवेट होते हैं ना, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, अपने माता-पिता की तरफ देख लीजिए बस। वो जब हार नहीं मानते हैं, तो हम क्यों हार मानें? आज तक उन्होंने नहीं हार मानी हमारी पढ़ाई पे खर्चा करते-करते, तो हम क्यों हार मान जाते हैं इतनी जल्दी? हमें भी हार नहीं माननी चाहिए ना। जब हमारे पेरेंट्स को हमसे उम्मीद है, तो हमें भी उनसे उनकी उम्मीदों को पूरा करना चाहिए। उनको निराश नहीं करना चाहिए। आप लोग इस तरह की बातें अपने पेरेंट्स से कर देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम छोड़ देते हैं। आप में जो निराशा है, आपसे डबल आपके पेरेंट्स निराश हो जाते हैं। उल्टा आपको बोलना चाहिए कि हाँ, हम कर सकते हैं। आपकी जो उम्मीद है, उसको हम पूरा करेंगे।
और आपका सपना ज़रूर पूरा करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब लगना सिर्फ़ आपका सपना नहीं है, वो आपके पेरेंट्स का भी सपना है। तो अपने पेरेंट्स को देखते हुए अपने सपने को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। वैकेंसी कोई ख़त्म नहीं हो गई है कि वैकेंसी अब आएगी ही नहीं। वैकेंसी आएगी, और तब भी आप में से बहुत बच्चे ये कहेंगे कि हमारी तो स्टेनो अच्छी नहीं है, हमारी तो टाइपिंग अच्छी नहीं है। तो ये टाइम जो मिला है आप तैयारी कीजिए ना। 17 में जब मेरा सॉरी सिलेक्शन नहीं हो सका था, तो मुझे नहीं पता था सेकंड वैकेंसी कब आएगी। मैं तो चाहती थी कि वैकेंसी थोड़ा लेट ही आए, क्योंकि मेरे काफ़ी 3 नंबर से मैं रह गई थी, मैं चाहती थी मैं उसकी पूर्ति कर लूँ, अच्छे से तैयारी कर लूँ। मेरे माइंड में ये चलता था। वैकेंसी आएगी, कब आएगी? ये क्वेश्चन तो मेरे कभी माइंड में आता ही नहीं था। तैयारी करते-करते अचानक ही नोटिफ़िकेशन, उस वक़्त कोचिंग में थी मैं, तो नहीं, मैं घर पर थी, सॉरी, मैं घर पर थी। मेरी फ्रेंड की कॉल आई थी कि स्टेनो की वैकेंसी आ गई। उस दिन बारिश हो रही थी, फरवरी की समथिंग या जनवरी में ऐसे आई थी वैकेंसी, 17 के बाद। तो फिर हमने ये था कि बारिश हो रही है तो छोड़, आज कोचिंग नहीं चलते, कल चलेंगे। लेकिन मैंने आपको बोला, मेरे पापा मुझे कभी छुट्टी नहीं करने देते थे, बारिश, आंधी, तूफान, गर्मी, सर्दी जो भी हो। नहीं बेटा, आज तो वैकेंसी आई है, तुम्हें जाना चाहिए। आज तुम्हें कोचिंग में सर बड़ा मोटिवेट करेंगे, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा, तुम्हें जाना चाहिए। और भरी बारिश में मेरे पापा मुझे कोचिंग छोड़कर आए थे, जिस दिन वैकेंसी आई थी। तब जाके मैं उस तैयारी को और भी ज़्यादा रफ़्तार से, क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी हो चुकी थी, 3 साल में जो मेरी कमी थी मैं उसको पूरा कर चुकी थी। बस मुझे मेरी और प्रैक्टिस करती गई मैं। तो इस तरह से मैंने स्टेनो की तैयारी की। मेरे मन में सवाल आता ही नहीं था वैकेंसी कब आएगी। तो अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए। जिसकी टाइपिंग अच्छी नहीं है, ये समय मिल रहा है, अपनी टाइपिंग अच्छी कीजिए। स्टेनो अच्छी नहीं है तो अपनी स्टेनो अच्छी कीजिए। वैकेंसी कोई ख़त्म नहीं हो गई है, वैकेंसी तो आएगी। कोर्ट में पहले ही पीए की बहुत कमी है। तो वैकेंसी तो आपकी आएगी, और जैसे लास्ट टाइम आई, आके चली भी गई, बच्चों की जॉइनिंग भी हो गई, पता नहीं पड़ा, इस बार भी ऐसा ही हो जाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, डिमोटिवेट मत होइए, मेरे वीडियो को देखिए आप पूरा। तो कहीं न कहीं जहाँ पे आपको लग रहा है कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देख के मोटिवेट हुइए। और आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अपनी टाइपिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएँ, क्योंकि ये सवाल भी बहुत पूछ रहे हैं बच्चे कि मैम मेरी टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है, टाइपिंग स्पीड को हम कैसा बढ़ाएँ? तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, और इसके अलावा और भी कोई सवाल हो आपके, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।